हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम लोग जो करेंगे वी आर गोइंग टू रिवाइज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस इज़ नथिंग बट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम लोग ये रिवाइज करने वाले हैं। वी विल बी हैविंग टू पार्ट ऑफ दिस, दो अलग अलग हिस्सा रहेगा इस वीडियो का, टू पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो। तो उसमें से द फर्स्ट पार्ट इज़ दिस वीडियो, ठीक है? ओके फाइन। सो सबसे पहले देखना है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। सो दिस बेसिकली इज टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस, ओके? एंड ऑलवेज याद रखना दैट द न्यूक्लियस बिहेव्स एज अ स्मॉल मैग्नेट, ओके? ठीक है। अब रेजोनेंस मतलब माइट बी देर आर टू डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स या समथिंग विच इज़ टू और मोर, और उन दोनों के बीच में आपस में रेजोनेट हो रहा है, राइट? इट कैन बी दिस। सो ये मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस सुन के हमें ये पता चलता है, ठीक है? नाउ लेट अस सी। सो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, इससे पहले हम लोगों ने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में इलेक्ट्रॉन में सुना था। सो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिफाइन करते हैं विद द लेटर आई, कैपिटल आई, ओके? अब इफ आई इज इक्वल्स टू 0 देन इट इज स्पिन इन एक्टिव न्यूक्लियस, ओके? स्पिन इन एक्टिव न्यूक्लियस। एंड अगर आई इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन इट इज स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन, व्हेन द स्पिन क्वांटम नंबर इज 0, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियस। एंड द नेक्स्ट केस जहाँ पे आपका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज नथिंग बट स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस, ओके? नाउ नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स फॉर न्यूक्लियस इज नथिंग बट 2i+1, ठीक है? दिस इज लाइक स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो हमने पढ़ा था, दैट वाज नथिंग बट 2s+1 वेयर s वाज टोटल स्पिन। दिस इज नथिंग बट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। वैसे ही यहाँ पे आता है नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स फॉर न्यूक्लियस, इट इज नथिंग बट 2i+1, 2 कैपिटल I+1। नाउ सपोज हमारे पास एक एटम दिया हुआ है एंड उसका जो मास नंबर है इट इज़ इवन एंड उसका एटॉमिक नंबर भी इवन है। इन दैट केस द न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर इज गोइंग टू बी 0, ओके? एंड दिस इज स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियस। आई होप दिस इज क्लियर। सो कब होगा ये? जब मास नंबर भी इवन है एंड उसके साथ साथ जो एटॉमिक नंबर है वो भी इवन है, ठीक है? उस केस में क्या होता है, जो क्वांटम नंबर होता है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज नथिंग बट 0 and this is spin inactive nucleus, okay? Now we are going to look at this. I is not equals to 0 and that is spin active nucleus, okay? When I is not equals to 0 and in that case what we call it spin active nucleus. अब इस वाले केस में ना दो हो सकता है, मतलब I का वैल्यू डिफर कर सकता है, ठीक है? इट कैन आइदर बी I इक्वल्स टू n हाफ, ओके? मतलब n इज एनी इंटीजर, ओके? n इज एनी इंटीजर। तो इसका मतलब i का वैल्यू हाफ हो सकता है, i का वैल्यू 1 हो सकता है, i का वैल्यू 3/2 हो सकता है, ठीक है? सो दिस फॉल्स इन वन कैटेगरी। और दूसरा कैटेगरी क्या है? i इज इक्वल्स टू n इंटू 1। n यहाँ पे इंटीजर है, यानी यहाँ पे बस जो भी होगा इट विल बी एन इंटीजर ओनली, ओके? ठीक है, अब आगे देखते हैं। नाउ इन दिस केस i इज इक्वल्स टू हाफ, आवर कंसर्न विल बी ऑन दिस, क्योंकि जो NMR हमें मिलता है ना, वी गेट इट फॉर दिस स्पिन क्वांटम नंबर, ओके? जहाँ पे I इज नथिंग बट n इंटू हाफ। फाइन। नाउ Z इज इक्वल्स टू ऑड और इवन एंड A इज इक्वल्स टू ऑड, यानी Z मतलब एटॉमिक नंबर। ये कब होता है? जब हमारा एटॉमिक नंबर इज आइदर ऑड और इवन, लेकिन जो मैंडेटरी जो है दैट इज हमारा जो मास नंबर है दैट हैज़ टू बी ऑड, तभी वो I का वैल्यू n इंटू हाफ शो करेगा, राइट? नाउ लेट अस लुक एट दिस। हियर I इज इक्वल्स टू n इंटू 1। सो यहाँ पे क्या होता है? Z इज ऑड, यानी एटॉमिक नंबर इज ऑड एंड A मास नंबर इज इवन। फाइन, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? एग्जाम्पल H11 एंड C613। सो यहाँ पे क्या है? लेट अस सी। यहाँ पे जो हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर फॉर H11 एटॉमिक नंबर इज ऑड एंड फॉर C613 एटॉमिक नंबर इज इवन, लेकिन मास नंबर देखो फॉर बोथ द केस इट इज ऑड। सो इसका मतलब इट इज ऑब्वियस कि ये दो, इन दोनों का I का वैल्यू इज गोइंग टू बी n इंटू हाफ, राइट? नाउ नंबर ऑफ स्पिन स्टेट इज नथिंग बट 2i+1। अब नंबर ऑफ स्पिन स्टेट इज नथिंग बट 2i+1। सो व्हाट आई डू इज इन प्लेस ऑफ I सब्सटीट्यूट n इंटू हाफ प्लस 1। सो यहाँ पे क्या निकल के आता है? इट कम्स आउट नथिंग बट n+1, ठीक है? समझ में आ गया होगा। नाउ आगे देखते हैं। टाइप ऑफ न्यूक्लियस ऑन द बेसिस ऑफ शेप और क्वाड्रपल मूवमेंट, ओके? शेप या क्वाड्रपल मूवमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रपल मूवमेंट?
इट मीन्स नथिंग बट डाइपोल मोमेंट कपल्ड विद न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब आपके पास डाइपोल मोमेंट भी है, उसके साथ साथ आपके पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट भी है, दोनों को एक साथ मिला के वी कॉल इट नथिंग बट क्वाड्रिपल मोमेंट। ओके, अब ये ना अकॉर्डिंग टू शेप होता है क्लासीफाई। फर्स्ट वन इज नॉन क्वाड्रिपल। ये किन न्यूक्लियस के लिए दिखाई देता है? जहाँ पे इट इज़ अ स्फेरिकल न्यूक्लियस, जहाँ पे न्यूक्लियस इज अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ स्फीयर, एंड यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू 0, यानी डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। सो इस वाले केस में क्या होता है ना, हमें क्लियर सिग्नल मिलता है। सो इस न्यूक्लियस के लिए जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज ऑल्सो 0, और न्यूक्लियस जो है इट हैज़ अ स्फेरिकल शेप। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें क्लियर सिग्नल दिखाई देता है। ओके, नाउ फॉर क्वाड्रिपल, यहाँ पे क्या होता है, वी हैव डिस्टर्ब्ड सिग्नल। Okay, so in quadruple we have disturbed signal. Here the dipole moment is not equals to 0, and here the value of I, that is nuclear spin quantum number, is greater than half. Okay, fine. अब आगे चलते हैं। Okay, so what we have in our syllabus is nothing but PMR, that is proton magnetic resonance, यानी H11 NMR। ठीक है, हमें जो पढ़ना है, हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है that is only about this H1 NMR। ओके, इसके सिवा कुछ नहीं है। ओके, सो लुक एट दिस हियर फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, और टू बी मोर प्रोमिनेंट फॉर प्रोटॉन और फॉर प्रोटोनियम, हमारा जो n है दैट इज़ 1। सो इसका मतलब इट इज़ ऑब्वियस कि I का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज़ हाफ। सो व्हाट इज़ द स्पिन वैल्यू ऑफ प्रोटॉन, इट इज़ नथिंग बट हाफ। ओके, नाउ नंबर ऑफ स्पिन स्टेट इज़ नथिंग बट 2I + 1 विच इज़ गोइंग टू बी, यहाँ पे हो जाएगा 2I विल बी 1 + 1 इट इज़ 2। ओके, सो इसके लिए ना द डीजेनरेसी इज़ 2, ठीक है, याद रखना, इसके लिए द डीजेनरेसी इज़ 2। सो वन स्पिन, एक स्पिन को हम बोलेंगे प्लस हाफ, दूसरे वाले स्पिन को हम बोलेंगे माइनस हाफ। इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ प्लस हाफ को बोला जा रहा है प्लस स्पिन अल्फा स्पिन स्टेट, एंड माइनस हाफ को बोला जा रहा है बीटा स्पिन स्टेट। ओके, अब देखो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड विद लोअर एनर्जी फील्ड, जस्ट लुक एट दिस केयरफुली, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अलाइंड विद लोअर एनर्जी फील्ड, यानी देखो क्या होता है, Let me show it to you over here. Okay, so ये सोच लो, दिस इज अल्फा स्पिन एंड दिस इज बीटा स्पिन। ये ऐसे है अल्फा स्पिन, ऐसे है बीटा स्पिन, लेट अस सपोज, और हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज अल्फा स्पिन एंड दिस इज बीटा स्पिन, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज अल्फा स्पिन एंड दिस इज बीटा स्पिन। अब हो क्या रहा है ना, देखो अल्फा स्पिन इज अलाइंड विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसका जो एनर्जी है ये ऑब्वियसली कम होने वाला है, क्योंकि अल्फा स्पिन जो है इट इज अलाइंड विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ऑन कॉन्ट्रारी आप बीटा स्पिन को देखो, बीटा स्पिन में क्या हो रहा है, बीटा स्पिन के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस केस में ना एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्फा स्पिन स्टेट। सो हमें क्या पता चला, अल्फा स्पिन स्टेट इज हैविंग लोअर एनर्जी एज कंपेयर टू दैट ऑफ बीटा स्पिन स्टेट बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद अल्फा स्पिन स्टेट, बट इट इज इन ऑपोजिट टू दैट ऑफ बीटा स्पिन स्टेट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, सो दस अल्फा स्पिन स्टेट गेट्स लोअर एनर्जी बट बीटा स्पिन स्टेट हैज हायर एनर्जी। ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑपोजिंग। ओके फाइन, अब सो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो एक न्यूक्लियस था, नाउ दैट न्यूक्लियस इज गेटिंग स्प्लिटेड। ठीक है, किसके वजह से, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। किन दो स्टेट में, अल्फा स्पिन स्टेट एंड बीटा स्पिन स्टेट। याद करो, बिफोर हमारे पास ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, बोथ अल्फा एंड बीटा हैड सेम एनर्जी, राइट। स्पिन स्टेट अलग था, ओके, इट वाज हैविंग डिफरेंट स्पिन क्वांटम नंबर बट द एनर्जी वाज सेम, इजंट इट। एनर्जी एक ही जैसा था, लेकिन जैसे ही हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी एंड एक के साथ ओरिएंटेशन में रखा एंड दूसरे के साथ ऑपोजिट ओरिएंटेशन में रखा, उनमें जो एनर्जी है वो अलग हो गया, डीजेनरेसी जो है वो खत्म हो गया। Fine, okay, so now this nucleus gets splitted into two different energy. Now what happens, I can provide a photon for this transition from alpha spin state to beta spin state transition. ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना? ठीक है, I hope this much is clear. यहाँ पे देख लेते हैं, external magnetic field aligned with lower energy field and that is called alpha spin state. So यानी जो lower energy में होगा we will by convention call that alpha spin state.
और जो हायर एनर्जी में होगा बाय कन्वेंशन वी विल कॉल दैट बीटा स्पिन स्टेट। हायर एनर्जी में कौन होगा? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड होगा, दैट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, वी हैव दिस ई आई इक्वल्स टू माइनस आई म्यू एच नॉट बी नॉट। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स टाइप्स। न्यूक्लियस के जितने भी सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है और उसके टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। बी नॉट इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और आई आपका पता है, आई इज नथिंग बट न्यूक्लियस स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, आई इज नथिंग बट न्यूक्लियस स्पिन स्टेट, आई थिंक, ठीक है। आई इज नथिंग बट यस न्यूक्लियस स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। सो एंड एच कट तो हमें पता ही है, एच कट इज नथिंग बट एच बाई 2 पाई, ठीक है। सो ई आई मतलब एनर्जी को ऐसे दिया जाता है। नाउ इन केस ऑफ ई हाफ को लेटर सपोज आई एम कंसिडरिंग एज अल्फा स्पिन स्टेट, तो उसे कैसे लिखेंगे? माइनस म्यू एच कट बी नॉट बाई 2। नाउ ई माइनस हाफ विल बी म्यू एच कट बी नॉट बाई 2 वेर म्यू इज नथिंग बट गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस इज नथिंग बट ई बीटा माइनस ई अल्फा एंड दैट इज गोइंग टू कम आउट एज डेल ई इक्वल्स टू म्यू एच कट बी नॉट। सो दिस ये वाला जो फॉर्मूला है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। सो डेल ई क्या है? म्यू एच कट बी नॉट, जहाँ पे म्यू इज नथिंग बट गायरोमैग्नेटिक रेशियो विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। एच कट इज नथिंग बट एच बाई 2 पाई, ये सब आपको पता है। बी नॉट आपको पेपर में दिया होगा, नहीं तो जो एनर्जी गैप है वो दिया होगा, यू हैव टू कैलकुलेट द बी नॉट। नहीं तो इट कैन ऑल्सो बी दिस कि बी नॉट दिया है, यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी गैप, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन क्रिएट एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड शील्डिंग। अब क्या होता है, यहाँ पे ना जितना आसपास आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा, लाइक आई हैव दिस प्रोटॉन एंड यहाँ पे ना आसपास जितना आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ चार्ज बॉडी, तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। अब इसका जो इंड्यूस इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये ना अपोज करेगा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय अस। एज अ रिजल्ट क्या होने वाला है, तो इस अपोजिंग को ना हम बोलते हैं शील्डिंग। एज अ रिजल्ट क्या होने वाला है, जैसे कि आपने शील्डिंग ऑलरेडी पढ़ा है इन पीरियोडिक टेबल, इन मेनली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो जेड इफेक्टिव है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसे शील्ड करके रखता है, एंड एज अ रिजल्ट जो आउटर ऑर्बिटल्स है, आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ तक हमारा जो पूरा न्यूक्लियर चार्ज है उसे नहीं पहुँचने देता है, ठीक है, बिकॉज इट शील्ड्स। सो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन का अपना ही एक अलग सा मैग्नेटिक फील्ड होगा विच इज़ गोइंग टू अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होता है, जो कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, एज अ रिजल्ट जो एनर्जी डिफरेंस है ना, जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को शील्ड कर रहा है, एज अ रिजल्ट अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू लेसन, ठीक है। नाउ BEFF, ये मतलब इसका मतलब क्या है, इट इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नथिंग बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हमने बाहर से प्रोवाइड किया है माइनस बी शील्डिंग, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है और जो उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जो शील्ड कर रहा है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वी हैव टू सी केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट कैसे कैसे वैरी करता है, जैसे जैसे हम जो आपका म्यू है, जैसे जैसे हम इस वाले एनर्जी डिफरेंस, इस वाले म्यू को वैरी करते हैं, वैसे वैसे हमारा एनर्जी शिफ्ट भी वैरी करता है, ठीक है। अब शिफ्ट ना दोनों प्रॉपर्टी में डिपेंड हो सकता है। इट कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस म्यू, जो एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इट कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस बी नॉट, यानी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शो यू लेटर इन दिस नोट्स, ठीक है। बेसिकली अब हम यहाँ पे देखते हैं केमिकल शिफ्ट। सो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइक आई हैव दिस मॉलिक्यूल,
सो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कितने सारे टाइप्स है प्रोटॉन के। तो ये 3 प्रोटॉन हमें दिखाई पड़ रहा है कि इट इज़ अटैच्ड विथ कार्बन, और ये वाला प्रोटॉन जो है वो अलग है थोड़ा सा, इट इज़ अटैच्ड विथ ऑक्सीजन। अब इस वाले में क्या होता है, ओके फर्स्ट लेट अस लुक फॉर OH वाला। अब O क्या है, O आई नो, O इज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। तो O क्या करेगा, ये OH बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को O अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब हमें वी आर कंसर्न्ड विद द एनएमआर ऑफ दिस प्रोटॉन, राइट। अब क्या है, जो कि ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे ना ये हाइड्रोजन के आसपास, हाइड्रोजन के पेरिफेरी में जो इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता जा रहा है। एज अ रिजल्ट जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कम होता जा रहा है, राइट। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं सॉरी, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड कम होता जा रहा है, इसका मतलब आपका जो शील्डिंग है वो भी खराब होता जा रहा है। अगर आपका शील्डिंग अगर खराब हो तो इसका मतलब बी एक्सटर्नल ज़्यादा है, इसका मतलब बी इफेक्टिव भी ज़्यादा है। जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन, बी शील्डिंग खराब है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेरिफेरी में नहीं है, बी शील्डिंग खराब है, यानी बी एक्सटर्नल सही है, यानी BEFF यानी इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी लार्ज, ठीक है। जो कि ये इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी लार्ज, द एनर्जी डिफरेंस इज गोइंग टू बी लार्ज बिटवीन अल्फा स्पिन स्टेट एंड बीटा स्पिन स्टेट। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, आपका जो केमिकल शिफ्ट है उसका वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इफ आई हैव दिस H एंड आई हैव दीज 3 H एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, लाइक लेट मी ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट पेन। तो मैंने ब्लू से इसे किया है, जो C के साथ अटैच जो प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, C इज़ नॉट दैट गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे ना C के साथ अटैच वाले जो प्रोटॉन्स है, ये प्रोटॉन्स के पेरीफेरी में ना इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स के पेरीफेरी में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एज अ रिजल्ट यहाँ पे शील्डिंग ना काफ़ी अच्छे से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खुद का अपना मैग्नेटिक फील्ड है एंड यहाँ का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये खुद का मैग्नेटिक फील्ड इट ईजिली शील्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शील्डिंग काफ़ी अच्छे से हो रहा है, यानी हमारा जो बी इफेक्टिव है, ठीक है, दैट इज डिक्रीजिंग, यानी एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रहा है बिटवीन अल्फा स्पिन स्टेट एंड बीटा स्पिन स्टेट, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो केमिकल शिफ्ट है दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, समझ में आया। यानी अगर प्रोटॉन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला कुछ ग्रुप के साथ अटैच होगा, देन इट इज़ गोइंग टू हैव हायर डेल्टा वैल्यू, यानी हायर केमिकल शिफ्ट वैल्यू। वो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नहीं तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ अटैच होगा, इट इज़ गोइंग टू हैव अ लोअर केमिकल शिफ्ट वैल्यू। आई होप इतना तक सब कुछ क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, व्हेन एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज प्रोवाइडेड इज फिक्स्ड। देखो जैसे कि आई टोल्ड यू, हमारा ये जो केमिकल शिफ्ट है, आई कैन डिफाइन इट इन 2 वेज। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट वे। जब हमारा बाहर से जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हमारा एम क्या है, हमारे पास ना, लेट मी टेल यू क्या होता है, आई हैव समथिंग इन अल्फा स्पिन स्टेट। लेट अस सपोज हमारा न्यूक्लियस अल्फा स्पिन स्टेट में है। अब मुझे उसे बीटा स्पिन स्टेट में पहुंचाने के लिए आई हैव टू गिव सम फ्रीक्वेंसी, कुछ फ्रीक्वेंसी देना पड़ेगा बाहर से, ठीक है, कुछ रेडिएशंस देनी पड़ेगी, तभी ना ये अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में जाएगा, इजंट इट। रेडिएशंस देनी पड़ेगी तभी ये अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में जाएगा। अब ये कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन हम दे रहे हैं, यही है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी को हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये जितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन हम दे रहे हैं इसी को हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब इसे हम प्लॉट करते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिकल शिफ्ट, ठीक है, केमिकल शिफ्ट विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आपका ppm, पार्ट्स पर मिलियन। आई विल टॉक मोर अबाउट दिस, ठीक है। उसके पहले ना, बिकॉज NMR में यहाँ पे वी आर मेनली कंसर्न्ड अबाउट एप्लीकेशंस, तो आई विल कीप इट मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड। तो यहाँ पे क्या है, पहले वाले केस में हमने क्या लिया कि बाहर से हम जो रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो म्यू है दैट इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। बाहर से जो रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका म्यू इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, यानी एनर्जी गैप एक फिक्स्ड होना पड़ेगा, एनर्जी गैप डेल ई फिक्स्ड होना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है ना। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हेन एनर्जी ऑफ रेडिएशन प्रोवाइडेड इज फिक्स्ड दैट इज डेल इक्वल्स टू एच म्यू, ये फिक्स्ड है। अब लोअर बी यानी BE यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो, इसका मतलब हमारा शील्डिंग क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब हमारा शील्डिंग जो है वो भी कम है, ठीक है, शील्डिंग कम है, शील्डिंग कम है यानी बी इफेक्टिव इज गोइंग टू बी हायर, बिकॉज व्हाट वी नो दैट बी इफेक्टिव इज नथिंग बट बी नॉट यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड माइनस बी ई, एंड ये बी ई क्या है, बी ई कुछ भी नहीं है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्योंकि हमारा बी ई कम है तो हमारा इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज, राइट। सो इससे पता चलता है कि हमारा H इज अटैच टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज द रीजन हमारा बी ई कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने अपने पास खींच लिया है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारा बी ई एफ ज़्यादा है, सो इसका मतलब हमें पता चलता है कि जो कि हमारा इफेक्टिव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, इसका मतलब जो एनर्जी गैप भी है वो भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये एच म्यू से ये जो एनर्जी ट्रांजिशन है ये हो जाएगा, इजंट इट। नाउ लेट्स लुक फॉर हायर बी ई, यानी इन केस कि जब हमारा कोई भी प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अटैच्ड है, उस केस में क्या होता है, जब प्रोटॉन के साथ हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अटैच है, उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो प्रोटॉन के आसपास घूमता रहता है, वो प्रोटॉन के पेरीफेरी में घूमता रहता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो कि ये प्रोटॉन के पेरीफेरी में घूमता रहता है, तो ये ना अपना एक मैग्नेटिक फील्ड कैरी करता है, उससे ये शील्ड करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। सो इसका हायर बी ई है यानी हायर शील्डिंग है, शील्डिंग हायर है यानी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव है वो घट जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा टू मेक दिस एनर्जी डिफरेंस डेल ई, क्योंकि हमने ना एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ये जो रेडिएशन है इसको तो फिक्स्ड रखा है, ठीक है। तो इसको फिक्स्ड जो कि हम लोग ने रखा है, दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव टू इंक्रीज द बी ओ वैल्यू, ठीक है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस एट एनी कॉस्ट हमें ये डेल ई ही चाहिए, इससे ना तो कम इससे ना तो ज़्यादा, क्योंकि वी हैव द रेडिएशन विच इज़ फिक्स्ड, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट केस जहाँ पे हम केमिकल शिफ्ट कैसे डिफाइन कर रहे थे, बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन सेकेंड केस में ऐसे सोच लो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड इज फिक्स्ड एंड दैट इज बी ओ। तब क्या होगा अगर हमारे पास लोअर बी ई है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा, बी ई यानी मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा शील्डिंग होगा। जब ऐसे केस में हमारा जो बी इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे लोअर बी ई है, इसका मतलब बी इफेक्टिव इज गोइंग टू इंक्रीज, बी इफेक्टिव इंक्रीज होगा यानी एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो उस केसेस में ट्रांजिशन के लिए वी नीड टू प्रोवाइड हायर रेडिएशन यानी हायर एच म्यू, ठीक है। सो यहाँ पे hydrogen is attached to more electronegative element, proton is attached to more electronegative element. Now let's look at the second example, मतलब second type, यानी जहाँ पे higher BE है, ठीक है, यानी शील्डिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हायर BE है, हायर BE है, शील्डिंग ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब बी इफेक्टिव इज गोइंग टू डिक्रीज, एज अ रिजल्ट यहाँ पे लोअर एच म्यू होने वाला है, क्योंकि बी इफेक्टिव इज ऑलरेडी डिक्रीज, एनर्जी गैप घट गया है, यानी एनर्जी ट्रांजिशन के लिए आई नीड लोअर रेडिएशन, लोअर एनर्जी रेडिएशंस यानी लोअर एच म्यू, इजंट इट। इतना तक क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब ये जो चीज़ है ना, दिस गाइड्स द एनवायरनमेंट ऑफ एच एटम। अब ये इसका मेजर जो होता है ना, वी मेजर इट इन टर्म्स ऑफ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ी है, मतलब ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है। आई विल शो यू इन द ग्राफ लेटर ऑन। लेकिन दिस गाइड्स अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ एच एटम, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। आई एम कमिंग टू दिस लिटिल लेटर, पहले थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद ना ये क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉल्वेंट फॉर एनएमआर। अब एनएमआर करने के लिए ना हमें उस चीज़ को एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पड़ता है। अब ये सॉल्वेंट का कुछ प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि सॉल्वेंट में कोई भी हाइड्रोजन या कोई भी प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ना डिस्टॉर्ट कर देगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, नो प्रोटॉन, दैट इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग कि नो प्रोटॉन। सेकेंड इज इट मस्ट बी इनर्ट, इट मस्ट हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट क्यों, अवॉइड डिसइंटीग्रेशन। हम लोग इतना अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर बॉइलिंग पॉइंट हमारा हाई हो तो वो चीज़ डिसइंटीग्रेट कर सकता है, राइट। सो आई नीड टू हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। नाउ इनएक्सपेंसिव, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड इज COCl3 इज आइडियल। यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया गया है, COCl3 इज आइडियल। देखो आप यहाँ पे, इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट, इट इज़ इनर्ट, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव एंड इट डजेंट हैव एनी प्रोटॉन, ठीक है।
वैसे ही जैसे H2O को हम यूज़ नहीं कर सकते एज ए सॉल्वेंट बिकॉज H2O में वी ऑलरेडी हैव हाइड्रोजन, सो वी कैन यूज़ हैवी वाटर इन दिस केस, वी कैन यूज़ D2O. सो ये ना सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको जस्टिफाई कर रहा है, दस D2O इज़ अ गुड सॉल्वेंट यूज्ड इन NMR. ठीक है, नाउ लेट अस लुक द NMR ऑफ दिस कंपाउंड. सो CH3OH. ठीक है, ये NMR ग्राफ में प्लॉट करेंगे हम लोग. ठीक है, अब क्या हो रहा है, जस्ट सी दिस, ये ना जैसे जैसे हम लोग इस साइड जा रहे हैं हमारा जो B है दैट इज़ इंक्रीजिंग. ओके, रिमेंबर दिस, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो इस तरफ इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, अब क्या होता है, ये OH के लिए व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ये OH के लिए B इफेक्टिव जो है दैट इज ऑब्वियसली हाई, राइट. ये OH के लिए B इफेक्टिव इज ऑब्वियसली हाई. वाई सो? क्योंकि OH इज अ गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. अब आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मोर, B इफेक्टिव इज हाई. ठीक है, यानी B इफेक्टिव हाई है, इसका मतलब एनर्जी गैप भी काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, B इफेक्टिव हाई है, एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है. लुक, एज दिस इज अ रिविजन वीडियो, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एंटायर चैप्टर इन डिटेल. फॉर दैट you can refer to any other YouTube video or any other standard book. What I am going to do is I am just going to revise, okay, revise with you all. So please do not expect कि मैं आपको पूरा चैप्टर समझा दूँ, ऐसा नहीं होगा. एंड आई ऑल्सो रिकमेंड यू कि आप पहले ना कोई YouTube से कहीं से भी आप ये चैप्टर पढ़ कर आओ एंड देन यू कम हियर एंड देन यू रिवाइज विद मी. आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव. आप अगर पहले से यहाँ से स्टार्ट करो देन आप समझ नहीं पाओगे काफ़ी सारी चीज़ें, आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, आप क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप पहले जाइए, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़िए या रेफर टू एनी यूट्यूब वीडियोज़ या रेफर टू योर कॉलेज क्लासेस एनीवेयर. ठीक है, आप ये चैप्टर समझिए, देन कम विद मी एंड देन रिवाइज. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई हैव दिस OH. ठीक है, सो OH है यहाँ पे. अब क्या है, नाउ दिस ऑब्वियसली हैज़ हायर B इफेक्टिव. ठीक है, अब हमने क्या देखा था, जैसे जैसे हमारे पास हायर B इफेक्टिव है, इसका मतलब इसका जो गैप है ऑब्वियसली इसका जो एनर्जी गैप है दैट इज़ क्वाइट लार्ज. ठीक है, एनर्जी गैप लार्ज है, यानी हमें B0 तो ज़्यादा चाहिए ही नहीं. ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करनी है, तो ये कम में भी चल जाएगा. तो देख रहे हैं आप, OH का जो प्रोटॉन है दैट इज़ डी शील्डेड. शील्डेड तो हो नहीं रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है. इलेक्ट्रॉन जो कि नहीं है, इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं डी शील्डेड एंड दैट हैज़ B0 ऑफ लेसर वैल्यू. लेकिन यहाँ पे CH वाले जो प्रोटॉन है ना दैट इज़ शील्डेड एंड B0 का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है. अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिए, इसका इंटेंसिटी जो है ना दैट इज़ हायर देन दैट ऑफ OH वाला इंटेंसिटी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स ना 3 है, मतलब C से जुड़े हुए प्रोटॉन्स 3 हैं. ठीक है, एंड दैट इज़ शील्डेड एंड दैट इज़ हायर इंटेंसिटी. वाई सो? क्योंकि ये 3 प्रोटॉन ना आपको एक ही रिजल्ट देने वाला है, यानी इसका जो इंटेंसिटी है वो इसलिए इंक्रीज हो जाता है. समझ में आया बात? ये 3 प्रोटॉन आपको एक ही रिजल्ट देने वाला है, यानी 3 प्रोटॉन आपका एक ये वाला लाइट एक ही अमाउंट में अब्जॉर्व करने वाला है. ठीक है, या टू बी मोर ऑनेस्ट, आपका जो B0 है ये एक ही अमाउंट में ये तीन प्रोटॉन के लिए आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. दैट इज़ द रीज़न वाई इंटेंसिटी इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, इंटेंसिटी इज़ इंक्रीजिंग. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इंटेंसिटी इसका ज़्यादा है, इसका मतलब CH वाले जो प्रोटॉन है इसका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. ठीक है, तो ये हम हाइट ऑफ द पीक देख के पता लगाते हैं कि ये वाला हाइड्रोजन कितना अमाउंट में होगा. ठीक है, एंड इस चीज़ को हम बोलते हैं अपफील्ड. जहाँ पे हमको B0 का वैल्यू इंक्रीज़ करना पड़ता है वी कॉल दैट एज अपफील्ड. लेकिन जहाँ पे B0 का वैल्यू उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना पड़ता है वी कॉल दैट डाउनफील्ड. आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड. ओके, सो यहाँ पे ना ठीक है, सो एनर्जी गैप इज़ H म्यू. सो यहाँ पे यही बताया गया कि अगर हम किसी भी कारणवश म्यू को चेंज करें, फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, तो हमारा जो B0 है वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, सो दिस कैन जस्ट हैव एनी वैल्यू. ठीक है, ऐसे एनी वैल्यू तो कुछ हो नहीं सकता. वी नीड टू कीप समथिंग एज रेफरेंस, अदरवाइज हमें पता कैसे चलेगा कि हम किसको रेफरेंस ले रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं. तो हमें ना एक चीज़ को रेफरेंस पकड़ना पड़ता है एंड फॉर रेफरेंस वी टेक TMS दैट इज़ नथिंग बट टेट्रा मिथाइल सिलेन. ठीक है, टेट्रा मिथाइल सिलेन. अब क्या होता है, सिलिकॉन जो है ना दैट इज़ पॉजिटिव, यानी इट इज़ इवन लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कार्बन. कार्बन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, यानी दिस कंपाउंड लुक्स लाइक दिस SiMe. सो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये SiMe, इसका मतलब यहाँ पे 3 प्रोटॉन हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, टोटल देयर आर
12 प्रोटॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स आर ऑफ सेम टाइप। देखो सारे के सारे प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट है, देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट तो यहाँ पे सिलिकॉन है एंड दिस इज केमिकली इनर्ट। जनरली सिलिकॉन के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ना दे आर जनरली केमिकली इनर्ट। और दूसरा क्या है, सिलिकॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो इसका मतलब हो क्या रहा है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि हमें क्यों चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो एक चीज़, सिलिकॉन क्या है, इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। सो कुछ बॉन्ड ऐसा बनता है, राइट। सिलिकॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है पार्शियल, और कार्बन में क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होता है, इस चीज़ के वजह से क्या होता है ना, ये हाइड्रोजन जो है दिस गेट्स हाईली शील्डेड, क्योंकि देखो ये कार्बन एनायन काइंड ऑफ है। सो ये C- ना दिस विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये खुद चाहेगा कि अपना चार्ज यहाँ पे दे दे, और ये प्रोटॉन जो है ना ये शील्डेड हो जाएगा। जो कि ये शील्डेड हो जाएगा एंड जो कि हम लोग ने बाहर का रेडिएशन जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, हम लोग ने उसे कांस्टेंट रखा है। सो इसका मतलब वेरी ऑब्वियसली ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, इन अकॉर्डेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन टू टेक प्लेस। अब ये B0 हमें सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है जितनी भी हम लोग ने एक्सपेरिमेंट्स करी है इस कंपाउंड के लिए। दैट इज़ द रीज़न वाई ये जो है ये आपका एक्सट्रीम राइट के तरफ लाई करता है TMS, एंड वी टेक दैट रेफरेंस। और बाकी जितने भी सारे जो भी प्रोटॉन्स आपको दिखेंगे जैसे भी नेचर की हो, वो सारे TMS के डाउन फील्ड में लाई करते हैं। TMS के डाउन फील्ड यानी उन सारे के लिए हमें B0 का वैल्यू TMS जैसा बढ़ाना नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने काफ़ी तोड़ के समझाया, आई होप यू एवरीबडी इज़ क्लियर विद दिस, ठीक है। चलो, सो ये तीन हमें पता चल गया। एंड इस सिग्नल को हम लोग ना जीरो पकड़ लेते हैं, ठीक है। इस सिग्नल को वी कंसिडर इट एज जीरो। नाउ लुक एट अनदर थिंग, ऑर्गेनिक प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब डाउनफील्ड। इसके अलावा जितने भी और सारे ऑर्गेनिक प्रोटॉन्स हैं सब भी डाउनफील्ड में एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब वो सब के लिए ना हमारा B0 जो है वो सारे कम होने वाला है। एंड थर्ड वन यहाँ पे इज 12 प्रोटॉन्स ऑक्यूपाई सेम पोजिशन। येस, 12 के 12 प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट एंड दे ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन। सो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज द केमिकल शिफ्ट बट मेक्स द शिफ्ट स्प्रेड आउट। अब अगर सोच लो ऐसा हो गया कि हम लोग ने स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो केमिकल शिफ्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। नो, केमिकल शिफ्ट यू सी इट इज़ समथिंग नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ समथिंग रिलेटिव। ये केमिकल शिफ्ट किसके रिलेशन में हम लोग निकाल रहे हैं, वी आर टेकिंग इट इन टर्म्स ऑफ TMS, ठीक है। टेट्रामिथाइल सिलेन का जो आया उसके रिलेशन में हम निकाल रहे हैं बाकी कंपाउंड्स का। सो दिस केमिकल शिफ्ट इज़ नथिंग एब्सोल्यूट, इट इज़ रिलेटिव, ठीक है, ये रिलेटिव है। एज अ रिजल्ट हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा भी देना तो हमारा ये जो केमिकल शिफ्ट है उसमें चेंज नहीं आएगा, बल्कि दो ग्राफ में, दो ये पीक्स में हमारा जो है वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये और एक्यूरेट हो जाएगा, और भी ज़्यादा प्रिसीजन के साथ होगा, और भी ज़्यादा एक्यूरेसी इंक्रीज होगा इसका, राइट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल शिफ्ट, ठीक है, ये याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम एंड रीज़न भी पता है आपको, यू जस्ट डोंट नीड टू मार्क इट अप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जितना होगा उतना ज़्यादा ये डीशील्ड करेगा। डीशील्ड क्यों करेगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लिया है, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा काम नहीं करने वाला, ये डीशील्ड करेगा। जो कि ये डीशील्ड करेगा, एज अ रिज़ल्ट क्या होने वाला है, जो केमिकल शिफ्ट है ये ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हम लोग केमिकल शिफ्ट कैसे डिफाइन करते हैं, लाइक लेट मी टेल यू अनदर थिंग ऑल्सो, ये केमिकल शिफ्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। Just remember this, chemical shift is inversely proportional to your external magnetic field, but chemical shift is directly proportional to mu। यानी chemical shift क्या है, जितना ज़्यादा आप mu बढ़ाओगे, ओनली इफ़ यू हैव केप्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, आपका जो है वो केमिकल शिफ्ट इंक्रीज करेगा। एंड लेट अस सपोज आपने इस म्यू को यानी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, तो उस वाले केस में जितना ज़्यादा आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हो उतना ही कम हो जाता है आपका
डेल्टा यानी केमिकल शिफ्ट. लाइक लेट मी शो यू ओवर हियर. यहाँ पे ना किसका केमिकल शिफ्ट ज़्यादा है? केमिकल शिफ्ट ज़्यादा है OH का, राइट. OH का केमिकल शिफ्ट ज़्यादा है ऑलरेडी बिकॉज इसका प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि इसका केमिकल शिफ्ट ज़्यादा है. देखो इसका केमिकल शिफ्ट ज़्यादा है, इसका मतलब इसका जो B0 है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज़ लेस. तो समझ में आ रहा है रिलेशन? समझ में आ रहा है? आई होप सो. ठीक है, ठीक है, आई होप ये इतना तक क्लियर है. ठीक है, ओके. आई थिंक समथिंग समवेयर आई ऑल्सो मेड अ मिस्टेक. यहाँ पे ना इफ़ आई राइट इन टर्म्स ऑफ बी, लाइक इफ़ आई राइट इट इन टर्म्स ऑफ म्यू, तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो है B0 ज़्यादा का अच्छे से काम करे. यस, नहीं, आई डेंट मेक एनी मिस्टेक. जो मैंने कहा था वो सही था. ठीक है, सो ऑब्वियसली याद रखना कि आपका जो केमिकल शिफ्ट है, अगर आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट दिया हुआ है देन केमिकल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, एक्सटर्नल रेडिएशन विच यू आर प्रोवाइडिंग फॉर एनर्जी ट्रांजिशन. और अगर आपका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट दिया हुआ है तो उस वाले केस में आपका जो केमिकल शिफ्ट है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B0 वेयर B0 इज नथिंग बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. आई विल ऐड दिस टू. ठीक है, मैं ये नोट में ये दो ऐड कर दूंगी. ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ केमिकल शिफ्ट बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ भी केमिकल शिफ्ट बढ़ता है. रिमेंबर दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ भी बढ़ता है क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ही ज़्यादा ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा. एज अ ही रिजल्ट उतना ही ज़्यादा ये डीशील्ड करेगा एंड एज अ रिजल्ट हमारा जो शिफ्ट वैल्यू है, जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, वो इंक्रीज करेगा. नाउ लेट अस लुक एट दिस. डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय केमिकल शिफ्ट. यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हमारा प्रोटॉन का जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम हो जाएगा केमिकल शिफ्ट. यानी जितना करीब होगा उतना अच्छे से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा और उतना ही ज़्यादा होगा केमिकल शिफ्ट. जितना दूर होगा उतना कम होगा केमिकल शिफ्ट. आई होप इतना तक सबको सब कुछ क्लियर है. नाउ लेट अस कम टू सम ऑफ द जनरल डिस्कशन जहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों का जो केमिकल शिफ्ट है वो वैल्यू हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे. ठीक है, सो लेट अस सी आई हैव CH2 ग्रुप. नहीं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट अस से आई हैव CH3 ग्रुप. सो जैसे कि यहाँ पे दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ नथिंग बट इथेन. सो यहाँ पे ना हमारे पास CH3 ग्रुप है. तो CH3 ग्रुप हुआ तो बेस वैल्यू क्या होगा? इट इज़ नथिंग बट 0.9 ppm. दिस इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट. तो इसका जो वैल्यू है दैट इज 0.9 ppm. अब क्या होता है, जैसे हम डाउन फील्ड जाते हैं, डाउन फील्ड यानी इसको कम करना. ठीक है, तो यानी 0.4 ppm यानी डाउन फील्ड जा रहे हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, डाउन फील्ड जाने का मतलब ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं से तो अटैच हुआ है. अब देखो यहाँ पे एक कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, लेकिन यहाँ पे बीच वाले कार्बन के साथ देखो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन. यानी क्या हो रहा है, ये हमें क्या पता है कि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, यानी इस कार्बन को हम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडर कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे जितना ना डीशील्डिंग हो रहा है यहाँ पे उससे कई गुना ज़्यादा डीशील्डिंग हो रहा है. बात समझ में आ रही है? यहाँ पे उससे कई गुना ज़्यादा डीशील्डिंग हो रहा है क्योंकि कार्बन इज़ मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे जो कि ज़्यादा डीशील्डिंग हो रहा है, एज अ रिजल्ट हमारा जो CH2 का वैल्यू है, डेल्टा वैल्यू है, दैट इज़ इंक्रीज्ड. क्योंकि डीशील्डिंग हो रहा है इसका मतलब ये है कि आपको B0 का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, सॉरी, आपको B0 का वैल्यू जो है, एक सेकेंड रुकना, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, आपको B0 का वैल्यू डिक्रीज करना होगा. जस्ट सी वाई आपको B0 का वैल्यू डिक्रीज करना होगा. क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ना यहाँ पे दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच कर रहे हो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन से दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच कर रहे हो, आपका जो डी शील्डिंग है वो अच्छे से हो रहा है. डी शील्डिंग अच्छे से हो रहा है यानी अच्छा खासा बी इफेक्टिव है. सो B0 हम कम यूज़ करेंगे. ठीक है, B0 कम यूज़ करेंगे. एज आई टोल्ड यू केमिकल शिफ्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B0. सो इसका शिफ्ट जो है वो इंक्रीज करेगा. एज अ रिजल्ट शिफ्ट 0.9 से प्लस 0.4 ppm ऐड कर देंगे एंड वी विल हैव 1.3 ppm. प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस, 0.9 ppm, 1.3 ppm, दीज आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, और ये डाउनफील्ड की तरफ जा रहा है. डाउनफील्ड यानी हमारा B0 जो है वो उतना ज़्यादा नहीं रखने से भी चलेगा. वी आर जस्ट गोइंग टू डिक्रीज दैट, वी आर गोइंग टू डिक्रीज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड.
अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, अगर हम CH2 ग्रुप से अगर हमें CH ग्रुप तक जाना है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और ज़्यादा कार्बन एटम से अटैच्ड है, ठीक है, यानी दिस इज गोइंग टू बी इवन मोर डीशील्डेड एंड इवन मोर डाउनफील्डेड। सो ये जो CH है ना, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.3 ppm के साथ 0.4 ppm ऐड कर देंगे एंड वी विल हैव 1.7 ppm, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 1.7 ppm एंड दिस हैज वेंट थ्रू टू डाउनफील्ड। इतना तक समझ में आ गया होगा। अब आगे का देखते हैं, लाइक यहाँ पे वही दिया हुआ है, C स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर मोर C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल शिफ्ट, ठीक है। नाउ इंक्रीमेंट देखेंगे। नाउ व्हाट इज इंक्रीमेंट, नाउ लेट अस सपोज हमारे पास ना ऐसा कुछ कार्बन है CH3 एंड इसके साथ ना मैंने OH ऐड कर दिया, तो ये OH होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ना इसमें कुछ इंक्रीमेंट आएगा, मतलब ये पहले जो था उससे ये थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसका बेस वैल्यू इज नथिंग बट 0.9, लेकिन ये जो है इसके साथ साथ ये थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। दैट इज नथिंग बट इंक्रीमेंट इन केमिकल शिफ्ट। And always remember this is only valid for sp3 carbon, so please do not confuse with any other like alkane, alkyne का कोई भी आप बेस वैल्यू ले लेते हो फिर उसके साथ आप कर लेते हो, please do not do that. This is only and only applicable for sp3 carbon, okay. अब ये बेस वैल्यू के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, CH3 हुआ तो 0.9 ppm, CH2 हुआ तो 1.3 ppm, जस्ट ऐड इट बाई 0.4 ppm एंड CH हुआ तो इट इज़ 1.7 ppm। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक आप 0.4 ppm ऐड कर दो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे वी हैव दिस लाइक केमिकल शिफ्ट इंक्रीजेज बाय 1 ppm। से कौन से ऐसे ग्रुप अगर हम लोग अटैच कर देंगे तो केमिकल शिफ्ट हमारा 1 ppm से इंक्रीज करेगा, लाइक आई हैव एल्कीन, एल्कीन। अब आप सोचे होंगे कि क्या है इसमें, नाउ जस्ट थिंक वेरी कीनली, ये जो एल्कीन है ना ये sp हाइब्रिडाइज से बना है एंड एज वी नो इट वेरी वेल कि हमारा जो sp3 कार्बन है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारा sp2 कार्बन, ठीक है। सो ये sp2 कार्बन जो एल्कीन जो अटैच है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के नाते ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उससे क्या होगा, उससे ये डीशील्डिंग बढ़ जाएगा, डीशील्डिंग बढ़ जाएगा तो आपका डाउनफील्ड में चला जाएगा, एज अ रिजल्ट जो केमिकल शिफ्ट है वो इंक्रीज करेगा, राइट। सो वी हैव एन इंक्रीमेंट ऑफ 1 ppm। सिमिलरली इन केस ऑफ एल्काइन, सो सारे जितने भी सारे आपका कार्बन से स्टार्ट हो रहा है ना एंड सम फॉर सम केसेस सल्फर ऑल्सो, ये इंक्रीमेंट 1 से होगा, लाइक वी हैव दिस एल्काइन उसके लिए भी 1, नाइट्राइल उसके लिए भी वी विल ऐड 1 ppm, कार्बोनिल उसके लिए भी वी विल ऐड 1 ppm। ना कार्बोनिल में क्या है, सबसे पहले तो एल्डिहाइड लाइक C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे सोचो आपने CH3 ऐड कर दिया, CH3 का था 0.9 एंड इसके लिए 1 था, तो दोनों आपस में मिला के 1.9 ppm हो जाएगा आपका जो है केमिकल शिफ्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद वी कैन हैव ऐड कीटोन, ये कीटोन के साथ कुछ अगर आप ऐड कर देते हो, कुछ sp3 हाइब्रिडाइज्ड का कुछ भी ऐड कर देते हो तो उस वाले केस में भी इंक्रीमेंट बस 1 ppm का होगा। नेक्स्ट आपका एस्टर है, एस्टर के साथ भी इंक्रीमेंट 1 ppm होगा, एसिड के साथ भी 1 ppm एंड अमाइड के साथ भी 1 ppm। आई होप ऑल दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज आपका कब केमिकल शिफ्ट इंक्रीज करेगा, बाय 1.5 ppm। सो इसके लिए ना वी आर हैविंग 3 एग्जाम्पल्स। सबसे पहले तो अराइल रिंग, अराइल रिंग यानी सोच लो कि आपने बेंजीन के ऊपर कुछ अटैच कर दिया, लाइक लेट अस सपोज आपने बेंजीन के ऊपर टॉलुइन अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये जो टॉलुइन मतलब ये जो CH3 का जो H है इसके ऊपर NMR का जो इफेक्ट पड़ेगा ना, दैट वो पढ़ने के बाद इसके ऊपर आपका जो NMR का इफेक्ट पड़ेगा वो इसके लिए भी पड़ेगा, ये बेंजीन के लिए भी, बेंजीन विल ऑल्सो भी रिस्पॉन्सिबल फॉर द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी वी आर गेटिंग फॉर दिस हाइड्रोजन, ठीक है, इसके लिए इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है। नाउ ये जो आपका केमिकल शिफ्ट है दिस इंक्रीजेज बाय 1.5 ppm व्हेन यू ऐड अराइल रिंग। अराइल रिंग यानी बेंजीन भी हो सकता है, अराइल हेट्रोसाइकल्स भी हो सकता है। नाउ इन केस ऑफ अमाइन भी ये 1.5 से इंक्रीज करेगा। वाई सो बिकॉज अमाइन में हमारे पास है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझ में आ रहा है। सो डायरेक्टली ये अमाइन के साथ अटैच है, मतलब डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है, यानी इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 1.5 ppm। नाउ वी हैव सल्फॉक्साइड। सल्फॉक्साइड में क्या होता है, एक तो सल्फर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, दूसरा आपका ये ऐसे ऊपर ये यहाँ पे -m भी हल्का शो करने वाला है, दैट इज द रीजन वाई दिस इज ऑल्सो इंक्रीमेंटेड बाय 1.5 ppm, ठीक है, समझ में आ गया। एंड ऑल दीज आर काइंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ये AR का ये जो बेंजीन का है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाती हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस। सो यहाँ पे क्या है, किन किन केसेस में हमारा
2 ppm से इंक्रीज होगा. लाइक अगर हमारा ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच होना देन इट विल इंक्रीज बाय 2 ppm. लाइक अल्कोहल, लाइक हमारा ROH, अब ये R में लेट अस सपोज R इज नथिंग बट CH3. अब हमें इसका देखना है NMR. सो ये CH3, ये H का जो NMR होगा ना, ये देखो डायरेक्टली O के साथ अटैच है, मतलब इट इज़ डायरेक्टली अटैच विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अब जो कि डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है वो भी इतना अच्छा, दैट इज़ ऑक्सीजन. तो ये काफ़ी हद तक डीशील्ड होने वाला है एंड ये काफ़ी हद तक डाउनफील्ड में जाने वाला है एंड इसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो भी इंक्रीज करने वाला है. एज अ रिजल्ट जो अल्कोहल है दैट इज़ OH, OR, NHCOR, हैलोजन, SO2R, SO2R में आपका कॉन्जुगेशन भी होता है एंड दैट टू इक्विवेलेंट कॉन्जुगेशन. तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन होता है. ठीक है, तो ऐसे वाले केसेस में क्या होता है, हमारा जो केमिकल शिफ्ट है दैट इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 2 ppm. ओके, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. नाउ नेक्स्ट इज केमिकल शिफ्ट इंक्रीजेज बाय 2.5 ppm. ये किस केस में इंक्रीज करता है, इन केस ऑफ एराइल ईथर. जस्ट रिमेंबर दिस, इन केस ऑफ एराइल ईथर. ठीक है, इसका कोई कॉन्क्रीट कोई एविडेंस या कोई एक्सपेरिमेंट्स एज सच तो अभी मेरे पास नहीं है, बट जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस कि अगर आपका OAR लगा हो तो आपका क्या है, इट मस्ट हैव 2.5 ppm. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. क्या होना चाहिए, 2.5 ppm. नाउ अगर आपका केमिकल शिफ्ट इंक्रीजेज बाय 3, अगर ऐसा हो जाए कि केमिकल शिफ्ट आपका 3 से इंक्रीज कर रहा हो, इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही तगड़ा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रख दिया हमने, या नहीं तो ऐसा हो सकता है कि हमने बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रख दिया. ठीक है, उस वाले केस में क्या होता है, लाइक नाइट्रो ग्रुप इज़ अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट. सो इसमें क्या होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीमेंटेड बाय 3 ppm. समझ में आ रहा है आई होप. अब नेक्स्ट में वी हैव एस्टर, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा ट्विस्ट है. यहाँ पे पहले हम लोग किसका प्रोटॉन ले रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दिस R, जहाँ पे ये जो CH3 है एनीवेयर, जहाँ पे ये C का जो sp3 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन है दैट इज बीइंग अटैच विद CO ग्रुप. लेकिन यहाँ पे ना वो नहीं है, यहाँ पे एस्टर में ये O के साथ बाइंड हो रहा है, यानी इट इज़ डायरेक्टली बाइंडिंग विद समथिंग विच इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव. एक तो ये माइनस इफेक्ट शो कर रहा है, दूसरा दिस इज शोइंग यू -M इफेक्ट. तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये आपको -M इफेक्ट भी शो करने वाला है. ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही सख्त वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. एज अ रिजल्ट इसका जो इंक्रीमेंट है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी 3 ppm. दूसरा वी हैव फ्लोरीन. फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. एज अ रिजल्ट इसका भी ppm आपको 3 मिलने वाला है.